फिजिक्स के दूसरे पार्ट में जो प्रकाश का पार्ट है, प्रकाश का खंड है, उसमें जो पहला चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन, वो प्रकाश का परावर्तन आपको बताया गया था। परावर्तन से संबंधित जो घटनाएं थी वही बताई गई थी। अब आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ना है और अपवर्तन से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में जानना है। छोटा चैप्टर है ये, जिसमें आप प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे। वैसे प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना है वो आप हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे, ये हाई स्कूल स्तर की चीज़ है, लेकिन क्योंकि कोर्स में है तो उसको भी बताया जाना आपको है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको जानना है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप जानते हैं कि रिफ्लेक्शन, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो सेम मीडियम में हो जाता है। जैसे जिस मीडियम में वायु में प्रकाश की किरण आ रही है तो किसी चिकने तल से टकराने के बाद जो है वह वायु में ही लौट जाती है। तो जब प्रकाश की किरण जो है वह किसी एक ही माध्यम में आए और उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो प्रकाश की जो घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहा जाता है या परावर्तन कहा जाता है। लेकिन जब प्रकाश किसी एक माध्यम में जाए और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, अर्थात एक माध्यम अलग हो, जैसे वायु माध्यम है, वायु से होकर प्रकाश किरण आ रही है और जल में प्रवेश कर जाए, या कोई कांच का गुटका रखा हो तो वायु में से होकर आती हुई प्रकाश की किरण कांच के गुटके में प्रवेश कर जाए, क्योंकि जल और कांच ये दोनों ही पारदर्शी माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में ही गति कर सकता है। तो जब प्रकाश की किरण जो होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो क्या होता है कि वो अपने मार्ग से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है या विचलित हो जाती है। निश्चित रूप से विचलन होगा ही, क्योंकि एक माध्यम उसमें से सघन होगा, रेयर माध्यम होगा, और एक डेंसर होगा, मतलब एक विरल होगा और एक सघन माध्यम होगा। तो सघन से विरल में प्रकाश किरण आएगी तो भी वह अपने मार्ग से डेविएट हो जाएगी, या विरल से सघन में जाएगी तो भी अपने मार्ग से डेविएट हो जाएगी। तो डेविएशन जो होता है प्रकाश की किरण का, इसी घटना को ही हम कहते हैं क्या, अपवर्तन। विज्ञान की भाषा में इसको अपवर्तन कहा जाता है, डेविएशन को, और या रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए यह एक पृष्ठ है, ठीक है, ये एक कॉमन सरफेस है। इस कॉमन सरफेस के ऊपर क्या है, एक अलग माध्यम है, एयर। कौन सा माध्यम है, एयर। और उसके नीचे दूसरा जो मीडियम है वो क्या है, ग्लास है, कांच है। ऊपर एयर है, नीचे कांच है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो एयर है यानी वायु है, वायु तो विरल माध्यम है, और इसकी अपेक्षा जो कांच हमारा होता है वो सघन माध्यम है। इधर क्या है, कांच है, ये बात क्लियर हो रही है। नीचे कांच है, ऊपर वायु है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ये एक रे ऑफ लाइट है, प्रकाश की एक किरण है। जब ये प्रकाश की किरण यहाँ आएगी और वायु और जो कांच है इन दोनों का जो ये अंतरा पृष्ठ है, इंटर सरफेस जो है, कॉमन सरफेस, जब इस पर ये टकराती है तो यहाँ से इसको अपना रास्ता चेंज करना है, रास्ता इसको यहाँ से बदल देना है। ठीक है ना। अब रास्ता बदलेगी तो या तो इसका देखिए मूल रास्ता आपका ये वाला है, आप देख ही रहे हैं। अगर यहाँ पर कांच माध्यम ना आया होता, वायु ही होता, तो इसको सीधे जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब या तो इसके राइट साइड हो जाएगी ये प्रकाश किरण, या तो इसके लेफ्ट में होगी। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है, अगर इस पर एक नॉर्मल खींचे हम, ये नॉर्मल हो गया, क्या हो गया, यह एक नॉर्मल है, या इसको विज्ञान की भाषा में अभिलंब कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको अभिलंब कहा जाता है। ये अभिलंब हो गया हमारा। ठीक है, तो ये आपका हो गया अभिलंब। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण है।
तो या तो ये जो प्रकाश किरण डेविएट होगी हमारी, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, झुक जाएगी, और या तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। कहने का मतलब या तो उसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन कांच आ गया तो या तो इधर हो जाएगा या तो इधर हो जाएगा। विचलन का मतलब यही तो हुआ। तो अगर विरल से सघन में जाती प्रकाश किरण है, ठीक है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। उसका झुकाव कहाँ हो जाता है? अभिलंब की तरफ हो जाता है। और अगर इसका उल्टा होता है, अर्थात सघन से विरल में जाती है, ठीक है, डेंसर से रेयर में जाती है, तो ये क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है, विचलन होता है लेकिन अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ के लिए क्या होगा? प्रकाश किरण जो है वह झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहने का मतलब पहले इतने एंगल से ये एंट्री कर रही थी और अब निकल किस एंगल से रही है? इस एंगल से निकल रही है। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर जो एंगल आपका है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन, माफ कीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण कहा जाता है। ये हमारा आपतन कोण हो गया आई, ठीक है। और यहाँ जिस एंगल से ये निकल रही है रिफ्रैक्टेड होकर के, ठीक है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण। आपतन कोण को हम दिखाते हैं आई से। आई को क्या कहते हैं? आई को आपतन कोण कहा जाता है। और यहाँ पर आर है, आर क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं। समझ रहे बात को? ये आपतन कोण हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। और जिस बिंदु पर, अगर ये वो बिंदु है जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण गिरती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ये क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। यह पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपतित किरण हो गई है। इसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, या निर्गत किरण भी कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे माध्यम में ये निकल रही बाहर, तो निर्गत भी कह सकते हैं इसको है, या अपवर्तित किरण कह सकते हैं। ये आपतित किरण है, यह अभिलंब हमारा है। आपतित किरण ये है और अभिलंब, इन दोनों के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और यह अपवर्तित किरण है और ये क्या है? अभिलंब है। इसके बीच के एंगल को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई थी? अब यहाँ पर अपवर्तन से संबंधित दो नियम भी है। ठीक है, अपवर्तन से संबंधित जो पहला नियम है, जो फर्स्ट लॉ है ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। समझ रहे बात को? ये आपने पढ़ रखा होगा पहले से। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं या एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। बात क्लियर हो गई? दूसरा जो नियम है उसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहते हैं इसको, या स्नेल का नियम कहा जाता है। इस नियम के हिसाब से, ठीक है, अगर हम आपतन कोण, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण आई है, आपतन कोण का साइन ले लें। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ज्या कहते हैं। ज्या, ज्या साइन को, आप साइन कॉस टैन जान रहे हैं ना, ये त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। साइन को हम ज्या कहते हैं हिंदी में। तो आपतन कोण की ज्या और यहाँ पर जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। जैसे मान लो ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 25 होगा, या यहाँ पर 40 डिग्री है, 35 होगा। तो आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों अलग अलग होंगे। दोनों का साइन ले लें, साइन 40 हो जाए या साइन 35 हो जाए, तो डिवाइड करने पर, ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो रेशियो होता है, वह रेशियो एक कांस्टेंट आता है। क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है, फिक्स रहता है, वो फिक्स रहता है। जैसे प्रकाश की किरण अगर वायु से कांच में जा रही है तो एंगल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। आपतन कोण बदलेगा, अपवर्तन कोण भी बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा। लेकिन अगर आपतन कोण का साइन ले लेंगे
और अपवर्तन कोण का साइन ले लेंगे तो दोनों को डिवाइड करने पर हमेशा एक फिक्स राशि आएगी, फिक्स जो है क्वांटिटी आएगी। और जो फिक्स क्वांटिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर। पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम से प्रकाश किरण जा रही है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2। 1n2 कहीं पर भी लिखा जाए तो आप तुरंत जान जाएंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। तो ये स्नेल्स लॉ है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। अपवर्तनांक जो होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यह इसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमा भी नहीं होगी इसकी, क्योंकि साइन आई ये एंगल है आई, साइन आई का की वैल्यू एक फिक्स क्वांटिटी आएगी, साइन आर की वैल्यू भी फिक्स क्वांटिटी आएगी। तो कहने का मतलब केवल क्वांटिटी रहेगी, ये इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी। इसलिए जो अपवर्तनांक होता है किसी भी माध्यम का वह एक मात्रकहीन और एक विमाहीन राशि होती है। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अपवर्तनांक के बारे में आते हैं हम। अपवर्तनांक क्या चीज है? अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक जो है दो तरह का होता है। पहले अपवर्तनांक को हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहते हैं इसको? निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहले अपवर्तनांक को हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरे, पहले अपवर्तनांक को हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा जो अपवर्तनांक होता है उसको हम क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहा जाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, कह लीजिएगा किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर हम वायु या निर्वात के सापेक्ष लेते हैं, मतलब वायु या निर्वात के सापेक्ष अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक लिया जाए तो उस अपवर्तनांक को हम कहते हैं उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक है। समझ रहे बात को? निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे वायु के सापेक्ष कांच का लेंगे तो वह कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लेंगे तो वह जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा, क्योंकि वायु या निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो एक माना जाता है। वायु या जो निर्वात है उसका अपवर्तनांक हम एक मानते हैं और उसके अलावा जितने भी माध्यम होते हैं वो उससे सघन ही होंगे। वायु या निर्वात से सघन ही अन्य माध्यम होंगे तो उनका अपवर्तनांक एक से ज्यादा होता है। ठीक है, तो वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसलिए अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा जाए कितना होता है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है वायु में प्रकाश की चाल है ना, बटे एक जो दूसरा माध्यम आपका है उस माध्यम में प्रकाश की चाल। बात समझ रहे हैं? यहां हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, बटे अन्य माध्यम जो है, जो जिस माध्यम का अपवर्तनांक आप निकालना चाह रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। बात क्लियर होगी ना? जैसे आपको निकालना है मान लीजिए n निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो वायु में प्रकाश की चाल को हम दिखाते हैं c से। वायु में प्रकाश चाल किसे दिखाते हैं? c से। और किसी अन्य माध्यम प्रकाश की चाल है तो उसको दिखाएंगे v से। क्लियर हुई बात है ना? तो हो जाएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा? c/v। ठीक है ना? n इक्वल टू क्या हो जाएगा? c/v। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक।
और अगर जल के सापेक्ष कांच का कहा जाए, कांच के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का कहा जाए, तो उसको हम कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना। अगर दो माध्यम हमारे पास है, पहला माध्यम को हम 1 से दिखाते, कुछ भी माध्यम होगा, पहले माध्यम को 1 से डिनोट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1n2, 1n2, समझ रहे हैं ना। 1n2 क्या हो जाएगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1, दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल v2। तो ऐसे अपवर्तनांक को हम कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और पहला वाला जो है आपका वो क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। चलिए अच्छा, अब अपवर्तनांक से संबंधित बातें आप जान चुके हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा आपको और एक चीज कंसेप्ट बता दें। अगर किसी विरल माध्यम से, ठीक है, आप किसी सघन माध्यम में स्थित वस्तु को देखते हैं, विरल माध्यम से आप क्या करते हैं, सघन माध्यम में स्थित वस्तु को देखते हैं, तो वह वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंची उठी हुई प्रतीत होती है। बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, जल है, ये क्या है, जल यहां भरा हुआ है। ठीक है ना, यहां पर क्या है, ये जल। बात क्लियर हुई ना। जल भरा है किसी बर्तन में, ऊपर क्या है, वायु है, ऊपर वायु है, नीचे बर्तन के भीतर क्या है, जल भरा हुआ है। बर्तन के भीतर जल भरा हुआ है, ऊपर वायु है। ठीक है, अगर कोई चीज यहां पर रख दी जाए, समझ रहे बात को, यहां रख दी जाए वस्तु, तो वह वस्तु वास्तव में तो इसकी गहराई कितनी है, इतनी गहराई है, कैपिटल एच गहराई वास्तव में है बर्तन की, और उतनी ही गहराई पर ये रखा भी हुआ है। लेकिन जब इसको हम ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, ये अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊंची उठी हुई प्रतीत होती है। समझ रहे हैं। किसी भी विरल माध्यम से अगर हम सघन माध्यम में स्थित वस्तु को देखते हैं, तो वह वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊंची उठी हुई प्रतीत होती है। क्यों ऐसा होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया अभिलंब। ठीक है, ऐसे काल्पनिक देखा है, अभिलंब है। अगर हम यहां से देख रहे हैं तो क्या होगा, यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें आंख में पड़ेगी आपके। तो प्रकाश किरणें जब यहां चलती हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रकाश किरणें जा रही हैं। ठीक है, जब ये प्रकाश किरणें सतह पर पहुंचती हैं, तो सतह पर क्या होता है, यह एक, ये समझ लीजिए कि एक मतलब एक समान पृष्ठ हो गया, ऊपर वायु नीचे जल है। अभिलंब कौन सा हो गया, ये आपका अभिलंब हो गया। तो आप जानते हैं कि जब सघन से विरल में प्रकाश किरण जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, हटेगी ना, अभिलंब से दूर हटेगी। तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा जो है, उसको जहां था ऐसे, तो ये थोड़ा सा मुड़ करके जाएगी, ऐसे निकलेगी। बात क्लियर हुई है, ऐसे निकलेगी। क्यों, क्योंकि सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो अगर यहां से आप देखते हैं, यहां से आप जो है देखते हैं, ठीक है ना, आप यहां से देखते हैं तो क्या होगा, यह प्रकाश किरण जो आंख में पड़ रही है आपके, उस आपको लगेगा ये कि प्रकाश किरणें जो है ये यहां, इसको पीछे बढ़ा दे रहे हैं ऐसे, ये लगेगा कि ये वस्तु यहां पे नहीं बल्कि यहां पर है। ये प्रकाश किरणें आपको यहां से जाती हुई प्रतीत होंगी। वास्तव में प्रकाश किरणें मुड़ करके तब आपकी आंख पर जा रही हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि मुड़ने के बाद जब आपकी आंख पड़ेगी तो आपको लगेगा कि ये किरणें यहां से जा रही हैं। इसलिए आभास आपको होगा कि ये वस्तु यहां पर नहीं बल्कि यहां पर है। तो ऐसी जो पहली वाली गहराई हमारी है उसको तो हम कहते हैं आप वास्तविक गहराई, वह वास्तव में गहराई है। और जो दूसरी वाली हमारी गहराई है वो कौन सी गहराई है, वो गहराई हमारी आभासी गहराई है। कौन सी गहराई है, आभासी गहराई है। तो क्योंकि इतना आभास होता है हमको, तो अगर हमको वास्तविक गहराई पता हो और आभासी गहराई पता हो, वास्तविक गहराई पता हो, आभासी गहराई पता हो, तो भी हम
विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। आपको वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पता करना है, उसको हम लिखते हैं ANW। ANW मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ANW। तो ANW इक्वल टू क्या हो जाएगा, वास्तविक गहराई, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ या आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। इस सूत्र में रख देंगे आप, तो आपको वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात हो जाएगा। आप जानते हैं कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 या 4/3। तो 4/3 का मतलब ये हुआ कि अगर 4 मीटर वास्तविक गहराई पर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो वह वास्तव में 3 मीटर गहराई पर दिखेगी, अर्थात 1 मीटर वह अपनी स्थिति से ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होगी। ठीक है, तो अगर वास्तविक गहराई और आभासी गहराई आपको पता है तो भी आप क्या निकाल सकते हैं, जल का अपवर्तनांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे किसी बर्तन में आप एक सिक्का डाल दीजिए, ठीक है, एक सिक्का डाल करके दूर थोड़ा रख दीजिए, वो सिक्का आपको दिख रहा है, अभी थोड़ा पीछे हटिए, सिक्का आपको अभी दिख रहा है, थोड़ा और पीछे हटिए। अब ऐसे बॉर्डर पे आप पहुंच जाइए कि सिक्का आपको न दिखे। कहने का मतलब कटोरे में सिक्का रखा हुआ है, आप आगे बढ़ेंगे सिक्का दिखेगा, पीछे हटेंगे सिक्का नहीं दिखेगा, मतलब आप एक सीमा पर खड़े हो गए, अभी आपको नहीं दिख रहा है। आप उसमें पानी डाल दीजिए, जब पानी डाल देंगे तो वही सिक्का जो वहीं पर खड़े हुए आपको नहीं दिख रहा था, वो सिक्का आपको दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो वास्तविक गहराई है उससे वह ऊंचा उठ जाएगी और वही सिक्का आपको दिखेगा। ठीक है, कोई भी लंबी छड़ है, एक समान सीधी छड़ है या पेंसिल है, उसका कुछ भाग वायु में है, कुछ भाग जल में है, आधा आपने जल में डुबो दिया है और कुछ भाग उसका वायु में है, तो वह जो पेंसिल आपकी है या छड़ है वह तिरछी आपको दिखेगी, क्योंकि जो अंदर वाला भाग है वो तो ऊंचा उठा दिखेगा, जो बाहर वाला भाग है वो सीधा दिखेगा, तो आपको लगेगा कि पेंसिल जो है वो तिरछी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे आप ये बता सकते हैं कि वास्तविक गहराई जो इसकी है वो कुछ और होती है और आभासी गहराई कुछ और होती है। बात क्लियर हुई? इन दोनों के ज्ञात होने पर भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज जो है इस चैप्टर का पहला दिन है, तो इतना आप पढ़ लीजिए, इसके आगे जो टॉपिक है चैप्टर में वो कल बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।